हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सीडीपी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके अंतर्गत 11वीं टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके लिए रीट, बीएसटीसी, थर्ड ग्रेड टीचर, एमपी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट एग्ज़ाम जो भी हैं आपके, उन सभी में महत्वपूर्ण होने वाले टॉप 30 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मत में अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। यानी किस मनोवैज्ञानिक मत, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक मत है जिसमें अतृप्त असामाजिक इच्छाएं, यानी व्यक्ति की ऐसी असामाजिक इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती है, उनका संबंध किससे होता है, ये बताना है यहाँ पर। ए समाज से, बी इदम से, सी परिवार से, डी विद्यालय से। तो देखिए, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, अतृप्त सामाजिक इच्छाएं। ये व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं, सामाजिक इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती है, वो कहाँ पर चली जाती है, इदम। उनका संबंध किससे होता है, इदम से होता है। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्रायड ने मन के जो प्रकार बताए थे, सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए थे। तो देखिए, उन 3 प्रकारों के अंतर्गत ही इड ईगो, सुपर ईगो, इदम, अयम और परम अयम, ये 3 प्रकार बताए थे। इनके अंतर्गत सबसे पहला आता था इदम, और इदम के अंतर्गत व्यक्ति की असामाजिक इच्छाएं जो होती हैं, उनका संबंध किससे होता है, इदम से होता है, यानी इड ईगो सुपर ईगो से। ये 3 प्रकार हैं फ्रायड के, इसको याद में रखना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फ्रायड ने मन के कौन से 3 प्रकार बताए, इड ईगो सुपर ईगो, इदम अयम परम अयम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैस्लो मनोवैज्ञानिक ने मूल आवश्यकताएं कितने रूप में बताई हैं। यानी मैस्लो ने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके अंतर्गत मूल आवश्यकताओं के जो प्रकार बताए वो कितने हैं। ए 5, बी 6, सी 10, डी 11। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत मैस्लो ने व्यक्ति की जो आवश्यकता है उनके 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, 5। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1954 में। कब दिया था, 1954। 1954 में मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अंतर्गत इसने व्यक्ति की जो आवश्यकताएं बताई हैं, उनके 5 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए, 5। अब देखिए वो 5 रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो रूप था इसका, वो आता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंतर्गत। यानी सबसे पहली जो आवश्यकता आती है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इसके अंतर्गत इसने 2 रूप बताए थे। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंदर कितने रूप बताए, 2 रूप बताए थे, जिनमें दैहिक आवश्यकताएं, या जिन्हें कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। पहली आवश्यकताएं कौन सी बताई थी, दैहिक या शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरी जो आवश्यकता बताई थी इसने, सुरक्षा की आवश्यकता बताई थी। कौन सी बताई थी, सुरक्षा की आवश्यकता। यही प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकताएं होती हैं। फिर दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। ये तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए तीसरी जो आती है आवश्यकता, तो तीसरी आवश्यकता है
संबद्धता व स्नेह की आवश्यकता। संबद्धता व स्नेह की आवश्यकता, ये तीसरी आवश्यकता बताई थी इसने। चौथी बताइए सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति संबद्धता चाहता है, दूसरों से संपर्क चाहता है और स्नेह चाहता है। और चौथी सम्मान की आवश्यकता, यह प्रत्येक व्यक्ति अपना समाज में अपना सम्मान भी चाहता है। तो ये पांचवी जो अवस्था बताई है वो आती है, तो ये पांचवी जो आवश्यकता है वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो ये पांच आवश्यकताओं के प्रकार बताए थे, आप इनको क्रम से याद में रख लेना, क्योंकि कभी कभी इनके क्रम के बारे में पूछता है या ये भी पूछा जाता है कि कौन सी आवश्यकता मैस्लो ने नहीं बताई है, इसीलिए इन पांचों को आप कंठस्थ याद कर लेना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक का मानसिक विकास संभव है, यानी बालक का जो मानसिक विकास है वो किस कार्य से संभव है? रुचि के अनुसार कार्य से, रुचि के विरुद्ध कार्य करने से, वृहद कार्य करने से, अभावात्मक जीवन से। यही बालक का मानसिक विकास कब होगा? जब रुचि के विरुद्ध कार्य करेगा, ये गलत है। वृहद यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, ये भी गलत होगा। अभावात्मक जीवन यानी जिसमें कोई भी भाव नहीं हो उस जीवन से, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा क्या साथियों? वो हो जाएगा ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रुचि के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति का मानसिक विकास संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिकता का प्राधान्य प्रकट होता है, यही मौलिकता किसमें दिखाई देती है? सृजनशील बालकों में, कुंठित बालकों में, पुस्तक प्रिय बालकों में, या झगड़ालू बालकों में। तो मौलिकता की जो प्रधानता होती है वो किसमें पाई जाती है? तो देखिए, वो मौलिकता की जो प्रधानता है वो सृजनशील बालकों में सर्वाधिक पाई जाती है। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जल्दी से जल्दी हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करें। 181 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके सहयोग से। तो देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है, गर्भाधान का समय माना जाता है, यानी जो गर्भाधान का समय है वो कौन सा माना जाता है? जन्म के बाद, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भ से पूर्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ गर्भधान का समय माना बताना है। यहाँ पर गर्भाधान का जो समय होता है वो कब होता है? तो गर्भधारण से जन्म तक। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जब गर्भधारण करता है या स्त्री गर्भधारण करती है तब से लेकर व्यक्ति के जन्म तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? गर्भाधान का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया को माना है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? मानसिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, या राजनीतिक है? तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया चलती है, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो कब तक चलती है? बाल्यकाल तक, आजीवन, किशोरावस्था तक, या वृद्धावस्था तक? तो सीखना या अधिगम की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो कब तक चलती है? आजीवन चलती है, ना किसी विशेष अवस्था तक, क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। आठवां क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी सीखना या अधिगम के बारे में यह परिभाषा किसने दी थी कि सीखना या अधिगम विकास की प्रक्रिया है? थॉर्नडाइक ने, ट्रॉनबेक ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने।
तो सीखना या अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये कहा था मेरे प्यारे साथियों वुडवर्थ। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें स्किनर की परिभाषा की, तो स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, ये कोई भी स्थिति हो उसके प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? वाद विवाद, पढ़ना, सुनना या अधिगम। किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अधिगम। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? अधिगम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम की विशेषता निम्न है, यानी यहाँ पर ये बताना है कि अधिगम की विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए, अधिगम की जो विशेषता है, अनुभवों का संगठन करना, ये सही है। व्यक्तिगत और सामाजिक, अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। वातावरण की उपज होती है, ये जैसा वातावरण मिलता है उसी प्रकार का अधिगम होता है। और डी उपरोक्त सभी, तो देखिए ये सभी यहाँ पर होने वाले हैं। अधिगम की ये सभी विशेषताएं होती हैं। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, ये बताना है यहाँ पर कैसी प्रक्रिया है। सार्वभौमिक और सर्वकालिक, एक देशीय, एक क्षेत्रीय, अंशकालिक। अधिगम सार्वभौमिक या सर्वकालिक होता है या जीवन पर्यंत होता है, सभी क्षेत्रों में होता है। एक देशीय यानी एक दिशा में होता है या एक देश में होता है, एक क्षेत्र में होता है। अंशकालिक यानी कुछ क्षण के लिए होता है। देखिए, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक और सर्वकालिक प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती है, हर काल में चलती रहती है। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है? रूसो ने अधिगम की जो व्याख्या की है या परिभाषा दी है, वो किस आधार पर दी है? आध्यात्मिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर या कृत्रिम आधार पर? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रूसो था वो एक दार्शनिक विचारक था। कैसा विचारक था? दार्शनिक। तो उसने अपने जो विचार हैं, उसने अधिगम की जो व्याख्या की है या सीखने की व्याख्या की थी, वो किस आधार पर की थी? दार्शनिक आधार पर की थी। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है। ये थॉर्नडाइक ने, गुथरी ने, पावलव ने, स्किनर ने अधिगम की जो परिभाषा दी है वो किस आधार पर दी है? व्यवहार के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, कार्यात्मकता के आधार पर या क्रिया के आधार पर? तो देखिए, थॉर्नडाइक, पावलव, गुथरी और स्किनर ये सभी कैसे वैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार के आधार पर इन्होंने अधिगम को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी सीखने में किस पर बल देते हैं? यानी गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है वो किस पर बल देता है? ध्यान पर, काम पर, सूझ व विकास पर, शिक्षण पर? देखिए मेरे प्यारे साथियों, गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर, कोफका, बर्दाइमर, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत माने जाते हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस पर बल दिया था? सूझ, यानी व्यक्ति की सूझ पर बल दिया था। यानी अचानक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सूझ उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव सीखने पर पड़ता है और सूझ के द्वारा ही वो किसी समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी, सूझ व विकास पर। अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब कारक बताने कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, शारीरिक कारक प्रभावित करते हैं, सही है। मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं,
तो उपरोक्त सभी डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी सीखने के जो वक्र हैं उनके अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह किसने कहा था? गेट्स, वाटसन, कोहलर, स्किनर। तो ग्राफ पर प्रदर्शन की जो बात कही थी वो किसने कही थी मेरे प्यारे साथियों? तो वो कही थी गेट्सन ने। किसने कही थी? गेट्स। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम की गति प्रारंभिक समय में होती है। यानी अधिगम की जो गति है शुरुआत में या प्रारंभिक समय में कैसी होती है ये बताना है यहाँ पर। अधिगम की गति प्रारंभिक समय में होती है, असाधारण होती है, बहुत धीमी होती है, सामान्य होती है या तेज होती है। तो अधिगम की गति प्रारंभ में कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों? तो वो बहुत तीव्र या तेज होती है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो प्रारंभ में सीखता है वो तीव्र गति से सीखता है। 18वां क्वेश्चन आता है, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में होती रहती है। यह मत किसका है? यानी सीखने में प्रतिदिन चढ़ाव उतार आते रहते हैं, कभी अधिक कभी कम, पर सीखने वाले की जो सामान्य प्रगति है वो एक निश्चित दिशा में ही होती रहती है। ये किसने कहा था? स्किनर ने, गेट्स ने, कोफका ने या वुडवर्थ ने? यदि आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? बी.एफ. स्किनर। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो बी.एफ. स्किनर ने सीखने में प्रतिदिन चढ़ाव उतार आता है पर सीखने वाले की सामान्य प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है, यह कहा था। 19वां क्वेश्चन है, अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? अधिगम जो वक्र है, अधिगम के जो वक्र बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 3, 2। तो अधिगम जो वक्रों की संख्या है वो कितनी है प्यारे साथियों? तो अधिगम वक्रों की जो संख्या बताई गई है वो 3 बताई गई है। कितनी बताई गई है? अधिगम वक्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अधिगम वक्र के प्रकार माने गए, अधिगम वक्र के प्रकार माने गए। अब ये क्वेश्चन आ गया, वहाँ प्रकार पूछे थे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र, सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र, मिश्रित चक्र या उपरोक्त सभी। तो देखिए नकारात्मक उन्नति यानी व्यक्ति की नकारात्मक है, सीखने में नकारात्मक प्रगति को भी दर्शाता है। एक वक्र सकारात्मक उन्नति को दर्शाता है और एक ऐसा वक्र होता है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की उन्नति को प्रदर्शित करता है। तो ये 3 प्रकार के वक्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? डी वाला आंसर ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति द्वारा जांच की जाती है। समाजमिति विधि जिसके प्रतिपादक कौन थे? जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो ने समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया था। अब इसके द्वारा जांच की जाती है, ये बताना है किसकी जांच की जाती है? प्रादेशिक भाव की, आध्यात्मिक भाव की, सामाजिक भाव की या राजनीतिक भाव की? तो समाजमिति जैसा नाम से प्रदर्शित हो रहा है, समाजमिति विधि द्वारा जांच की जाती है। तो किस भाव की जाएगी प्यारे साथियों? तो वो की जाएगी सामाजिक भाव की। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन निर्भर करता है, यानी जो व्यक्ति का मूल्यांकन है वो किस पर निर्भर करता है? कार्य पर, मापन पर, अध्ययन पर या पुस्तक? मूल्यांकन किसमें किया जाता है? मापन द्वारा। किसके द्वारा होता है? मापन द्वारा होता है।
तो मापन पर निर्भर करता है। बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह मत किसका है ये बताना यहाँ पर। जेम्स का, वॉटसन का, स्किनर का, कोठारी कमीशन का। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा था मूल्यांकन के बारे में? तो देखिए प्यारे साथियों, ये कहा था कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन द्वारा कहा गया था। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का वैशिष्ट्य है, यानी मूल्यांकन की क्या विशेषता है ये बताना है यहाँ पर। शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, मापदंड बनाए जाते हैं, निर्णय लेने में सुविधाजनक होता है, उपरोक्त सभी। देखिए मूल्यांकन से शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, मानदंड बनाए जाते हैं निश्चित, और निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। तो डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये सभी मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अधिगम के लिए प्रेरक हैं, तो अधिगम या सीखने के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। पुरस्कार व प्रशंसा, दंड, क्रोध, प्रतीक्षा। तो अधिगम कब प्रेरित होगा? जब व्यक्ति को सीखने पर पुरस्कार या उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। छब्बीसवां क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं। अन्वेषण विधि कह दो या इसे खोज विधि कह दो। खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है इसको। अन्वेषण विधि या खोज विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था ये बताना है। अरस्तु ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, सुकरात ने या वुडवर्थ ने। देखिए अन्वेषण विधि या खोज विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था प्यारे साथियों प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अन्वेषण विधि या खोज विधि का प्रतिपादन किया था। ये खोज विधि के प्रतिपादक या जनक माने जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर से समस्त कर्मों को किया जाता है, यानी समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? शरीर के द्वारा। यह उक्ति उद्धृत है। ये उक्ति कहाँ से ली गई है ये बताना है। कहाँ पर मिलती है? लघुवंश में, रामायण में, हर्षचरित्र में, कुमार संभव में। तो देखिए ये जो कथन है वो कहाँ पर मिलता है प्यारे साथियों? कुमार संभव, कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है उसमें यह वर्णन मिलता है कि शरीर से ही समस्त कार्यों को किया जाता है। 28वां क्वेश्चन आता है, पाठ्यचर्या 2005 के अध्याय प्रथम में सम्मिलित किया गया है, यानी प्रथम अध्याय में किस चीज़ को शामिल किया गया है? शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, शिक्षा बालक से शिक्षक भी सीखता है, सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है, यानी जो बालक सक्रिय होता है उससे शिक्षक को भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के सृजन में हमेशा ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है। डी उपरोक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अध्याय में किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो देखिए, तो शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है ये भी शामिल किया है, सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है ये भी शामिल है, और ज्ञान के सृजन में हमेशा पारस्परिकता अंतर्निहित होती है ये भी शामिल है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। युवा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन कौन करता है? शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है उनका संपादन किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन जो किया जाता है वो किया जाता है हिंदी शिक्षक द्वारा। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक या कह दो जनक या पिता किसको कहा जाता है? जॉन डब्ल्यू वेस्ट को, स्टीफन एम कोरे को, कुर्ट लेविन को, उपरोक्त सभी को। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक या जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? स्टीफन एम कोरे। इन्होंने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इनको क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है। लेकिन कुर्ट लेविन ने इसका अत्यधिक रूप से विकास किया था, इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान से जो संबंध है वो कुर्ट लेविन का भी माना जाता है। अगर वास्तविक प्रवर्तक की पूछे तो कुर्ट लेविन हो जाएगा, और क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक पूछे तो वो कौन है? सबसे पहले स्टीफन एम कोरे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, राधे राधे।